अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री किस चीज़ का नाम है। देखिए, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी फिजिक्स। लेकिन जब हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं और मैटर के बारे में हम लोग दो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मैटर क्या था, तो हम लोग सिंपली मैटर को डिफाइन ये करते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मैस। उसका हमारे पास कुछ मैस होना चाहिए, प्लस वो क्या करे, आपस में मैस हो और वो स्पेस को क्या करे जी, ऑक्युपाई करे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, मैटर बोलते हैं। हमारा पूरा यूनिवर्स मैटर है। मैटर की डिफरेंट टाइप्स भी है, डिफरेंट काइंड्स भी। हम केमिस्ट्री में हम लोग मैटर की पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर की कंपोजिशन क्या है, कि मैटर किस चीज से मिलकर बना है। ठीक हो गया जी। तो पहली चीज हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर किस चीज से बना है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल, कंपोजिशन होगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, के मैटर की खुसूसियात क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हमारे पास जो मैटर है इसकी खुसूसियात क्या है। इन प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास आ सकती हैं। इसकी बात आगे जाकर करता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क होता है। तीसरी हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर चेंजेस अकरिंग इन मैटर, कि हम लोग कंडीशंस को चेंज करते हैं। उन कंडीशंस को चेंज करने की वजह से मैटर के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं। चेंजेस अकरिंग इन मैटर की आप लोगों ने सिंपल सी अभी इंट्रोडक्शन है, इसमें आप लोगों ने बात की है, ठीक है। चेंजेस अकरिंग इन मैटर और किस लॉज, कौन से प्रिंसिपल हैं और कौन से लॉज हैं जिनकी वजह से, जिनको अप्लाई करके मैटर में ये चेंजेस अक्कर होती हैं। तो उन लॉज और प्रिंसिपल को पढ़ने का नाम भी हमारे पास क्या है जी, केमिस्ट्री है। ओके जी। तो ये सिंपल सी मैंने केमिस्ट्री को डिफाइन कर दिया कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग सबसे पहली बात किसके बारे में पढ़ें जी, कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर की कंपोजिशन क्या है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद हम लोग मैटर के अंदर आने वाली जो चेंजेस हैं उनको पढ़ने का नाम भी केमिस्ट्री है, और वो कौन से लॉज और वो कौन से प्रिंसिपल हैं जो मैटर की इन चेंजेस को डिफाइन करते हैं, उनको पढ़ने का नाम भी हमारे पास क्या है जी, केमिस्ट्री है। अब देखें, मैटर को हम लोग बहुत से तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट ये रहता है मैटर की टाइप्स का ना। सबसे पहले हम लोग मैटर की टाइप्स देख लेते हैं। सिंपल सिंपल इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में अपने टॉपिक पे बाद में जाऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन आज। टाइप्स हमारे पास मैटर की दो टाइप्स होती है, ठीक है। हमारे पास एक होती है प्योर स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर अपनी असली हालत में जो नेचुरल कंडीशन, नेचुरल स्टेट उसकी है उस हालत में हो, तो मैटर की प्योर स्टेट को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस। क्या बोलते हैं जी, सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सब्सटेंस। मैटर की प्योर स्टेट का नाम हमारे पास क्या होता है जी, सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब मैटर की दूसरी टाइप में हमारे पास आती है इम्प्योर स्टेट ऑफ मैटर। क्या आती है जी, इम्प्योर स्टेट ऑफ मैटर। इस इम्प्योर स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग बच्चों बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं जी, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मिक्सचर बोलते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, सिर्फ सिंपली इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। तो मैटर की प्योर स्टेट को बोलते हैं सब्सटेंस, मैटर की इम्प्योर स्टेट को हमारे पास क्या बोलते हैं जी, मिक्सचर बोलते हैं। फिर सब्सटेंस की भी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं और फिर हमारे पास मिक्सचर की भी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो मैं थोड़ी सी इसकी बात करता हूँ। देखें, हमारे पास सब्सटेंस को भी दो क्लासेस में डिफाइन किया जाता है। कितनी क्लासेस में डिफाइन किया जाता है जी, दो क्लासेस में। सब्सटेंस हमारे पास कंपाउंड भी हो सकता है और सब्सटेंस हमारे पास क्या हो सकता है जी, कंपाउंड भी हो सकता है और सब्सटेंस हमारे पास क्या हो सकता है जी, एलिमेंट भी हो सकता है। सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है और सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट भी हो सकता है। एलिमेंट और कंपाउंड का सिर्फ आपने
कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये डिफरेंस याद रखना है कि एलिमेंट में सेम एटम होते हैं, जबकि कंपाउंड में हमारे पास डिफरेंट एटम मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी CO2, ये हमारे पास क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आप लोग इसमें देखिए, कार्बन एक एटम है और ऑक्सीजन दूसरा एटम है। तो जब दो एटम आ जाएंगे, दो एटम्स के मिलने की वजह से डिफरेंट एटम्स, याद रखें, डिफरेंट एटम्स मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा, और जब सेम एटम्स मिलेंगे तो वो हमारे पास एलिमेंट बनेगा। जैसे हमारे पास है जी H2 हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम हैं और वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन के यानी दोनों सेम एटम है, तो ये एलिमेंट है। और कंपाउंड में हमारे पास दो डिफरेंट एटम आते हैं, कार्बन एक इलादा एटम है और ऑक्सीजन एक इलादा एटम है, तो दो डिफरेंट एटम्स के मिलने की वजह से कंपाउंड बनेगा और दो सेम एटम्स की मिलने की वजह से हमारे पास एलिमेंट बनेगा। अब इन चीजों को भी हम लोग आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल मैंने क्लासिफाई करना है, किसको क्लासिफाई करना है जी, कंपाउंड को। तो कंपाउंड को भी हम लोग 4-5 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड में जो बॉन्ड मौजूद है उसकी बेस में हम लोग कंपाउंड को भी क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो एटम इस तरह से मिले कि दो एटम्स में कोवैलेंट बॉन्ड बने, क्या बने जी, कोवैलेंट बॉन्ड बने, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं जी, कोवैलेंट कंपाउंड। अब ये बॉन्ड क्यों बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी बात हम लोग फिर आगे करेंगे, लेकिन सिंपली आप लोग ये याद रखें कि जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वहां से दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जब दो एटम के दरमियान ऐसा बॉन्ड बने कि दोनों में इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और जिन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है उसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं जी, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास देखिए एटम्स के दरमियान मुख्तलिफ तरह से बॉन्ड बनते हैं। अब ये बॉन्ड बनता क्यों है, क्योंकि एटम स्टेबिलिटी चाहते हैं, दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, तो एटम भी अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करते हैं और कभी कभी इलेक्ट्रॉन को गेन भी करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, सिंपल, इसमें आपने ये बात रखना है कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो गेन करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है और जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज में हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्शन डेवलप होती है। इस अट्रैक्शन का नाम आयनिक बॉन्ड होता है और जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है उन कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। मशहूर एग्जांपल आप लोग घरों में भी यूज करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। क्या है जी, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब आप देखें ये सोडियम पहले ग्रुप का मेंबर है और ये क्लोरीन हमारे पास 7th ग्रुप का मेंबर है। सोडियम क्या करते हैं, पहले ग्रुप का मेंबर है, तो ग्रुप नंबर 1 है इसका। ग्रुप नंबर ये बताता है कि इसके आखिरी शेल यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सोडियम हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके आखिरी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सोडियम क्या करता है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उस पे आ जाता है Na+1। क्या आ जाता है जी, Na+1। अब इस पे Na+1 क्यों आया, क्योंकि सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। ये चाहता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे जी, लॉस करे। अब यहाँ पर भी मैं आपको, अभी तो हमने इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना, मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। आपने याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं जी, मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं जी, लॉस। और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। मेटल्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जबकि नॉन मेटल्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं जी, जैसे क्या बोलते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं जी, कैटायन। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके हमारे पास क्या बनाते हैं जी, एनायन। क्या बनाते हैं, एनायन। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज और एनायन नेगेटिवली चार्ज। अब देखें
ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब इसके आखिरी शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है। उसका दूसरा मतलब भी क्या है जी, इसके आखिरी शेल में इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर की बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अब क्लोरीन है। क्लोरीन हमारे पास 7 ग्रुप से है। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए जी? इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मुझे कैसे पता चला कि इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो इसके लिए दो रूल पढ़ाए जाते हैं। एक होता है डुप्लेट रूल, एक होता है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल ये बोलता है कि अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो एटम स्टेबल है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। और ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि अगर किसी एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम स्टेबल है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। जैसे आप लोग नोबल गैसेस को पढ़ते हो, नोबल गैस कभी भी बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि उसके आखिरी शेल में किसी में हीलियम में 2 पूरे होते हैं और बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनान के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो इस वजह से वो बॉन्ड नहीं बनाती। और इधर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस बोलते ही इसी वजह से क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाती। ठीक है, अब एन पॉजिटिव हो गया। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, -1 का चार्ज आ जाएगा। तो प्लस प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान बनेगा आयनिक बॉन्ड। चूंकि इनके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद है तो इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं जी आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं जी? आयनिक कंपाउंड। तो हम लोग कंपाउंड को भी, फिर हमारे पास मेटालिक कंपाउंड भी होते हैं। तीसरी कैंपस आप लोग याद रख लें, मेटालिक कंपाउंड। अब ये मेटालिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास मेटालिक बॉन्ड मौजूद है। क्या मौजूद है जी? मेटालिक बॉन्ड हमारे पास क्या है जी? मौजूद है। तो ये हम लोग इसकी बात करते रहेंगे। ठीक होगा। उसके बाद मिक्सचर आ गया ना। आप लोग देखें मिक्सचर को हम लोग 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं जी? 2 तरह से। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे हमारे पास होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का आपको पता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी। अगर आप उसकी मेरा बात करता हूँ, इसको एक और तरीके से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मिक्सचर को। वो थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेट्रोजीनियस इसको एक और तरीके से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर देखें, मिक्सचर होता क्या है ना, मिक्सचर में सब्सटेंसेस, 2 सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन होते हैं। व्हेन 2 सब्सटेंसेस कंबाइन फिजिकली, देखिए हर सब्सटेंस की प्योर स्टेट है, दूसरा सब्सटेंस होगा उसकी भी प्योर स्टेट होगी। लेकिन जिस वक्त ये 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे तो वो इम्प्योर स्टेट बन जाएगी। उस इम्प्योर स्टेट का नाम हमारे पास क्या होता है जी? मिक्सचर होता है। अब आप लोग देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ये मिक्सचर की 4 क्लासिफिकेशंस कर रहा हूँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज है। इस वक्त भी केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया जाता है तो ये बताया जाता है कि होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। लेकिन इसकी मैं एक अलग क्लासिफिकेशन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज बेस पे। तो मिक्सचर हमारे पास 4 तरह के होते हैं। मिक्सचर सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, मिक्सचर हमारे पास सस्पेंशन भी हो सकते हैं, मिक्सचर हमारे पास कोलाइडल भी हो सकते हैं और आखिर में मिक्सचर हमारे पास कोर्स मिक्सचर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं जी? कोर्स मिक्सचर। तो इसकी भी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग चीज़ों को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैटर की टाइप्स हमने कहा, सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ अभी। मैटर की काइंड्स भी होते हैं, टाइप्स में और काइंड्स में क्या होता है जी? फर्क होता है। टाइप्स उसकी कितनी टाइप्स हैं, काइंड्स वो किन हालतों में रहता है। तो मैटर की हमारे पास अगर हम लोग स्टेट्स की बात करें, तो अगर हम लोग मैटर की जो है ना वो स्टेट्स की बात करें, होपफुली आपको चीजें समझ आ रही है। मैटर की अगर हम लोग स्टेट्स की बात करें कि मैटर किन किन हालतों में रहता है, तो ये मशहूर हमारा 3 स्टेट्स आपको पता है। पहली स्टेट मैटर की होती है सॉलिड, दूसरी स्टेट मैटर की हमारे पास होती है जी लिक्विड, तीसरी मैटर की स्टेट को हम लोग बोलते हैं गैस। क्या बोलते हैं जी? गैस। चौथी मैटर की स्टेट को आपकी बुक में मुझे लगता है 3 ही डिस्कस है, लेकिन मैं सारी डिस्कस करता हूँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। द नेक्स्ट वन इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा भी बोला जाता है। ये प्लाज्मा हमारे पास मैटर की 4th स्टेट है। मैटर की 5th स्टेट को बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। क्या बोला जाता है जी? लिक्विड
क्रिस्टल बोला जाता है। और ये हमारे पास 5 मैटर की 30 स्टेट भी होती है जिसको बोला जाता है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और जिनके पास की एक 30 स्टेट होती है जिसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या बोला जाता है जी? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बस ये 5 आपने याद रखनी है। तो मैं एक दफा फिर रिवाइज करता हूँ सारी चीजों को। मैटर क्या होता है जी? एनीथिंग दैट हैव मास and it occupies space is called a matter। उसे क्या बोला जाता है जी? मैटर। मैटर की कंपोजिशन को पढ़ने का नाम केमिस्ट्री है। मैटर की प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको पढ़ने का नाम केमिस्ट्री है। मैटर के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको पढ़ने का नाम केमिस्ट्री है। और जिन लॉज और प्रिंसिपल की वजह से चेंजेस आती हैं उनको पढ़ने का नाम भी हमारे